आप सभी भैया बहनों का गणित की ऑनलाइन कक्षा में मैं आशीष कुमार शाह स्वागत करता हूं। और आज की कक्षा में हम वैदिक गणित गुणा करने की वैदिक गणित विधियों में से एक निखलन विधि का हम आज सीखेंगे कि किस प्रकार से इस विधि के उपयोग के द्वारा हम संख्याओं का गुणा करते हैं। तो देखिए, इस विधि का उपयोग कब और कैसे करेंगे। तो इस विधि से गुणा हम तब करते हैं जब संख्याएं आधार या उपाधार के निकट होती हैं। ठीक है, जिन संख्याओं का आपको गुणा करना है, अगर वे सभी संख्याएं आधार या उपाधार के आसपास वाली हैं या समीप वाली हैं, तो हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ये आधार क्या होता है? तो देखिए, आधार यानी कि 10 की घात वाली संख्या है। तो 10 की घात 1 यानी कि 10 की घात अगर 2 है तो इसका मतलब होता है 100। 10 की घात 3 इसका मतलब 1000। ऐसे ही ये जब आगे बढ़ती जाती हैं तो ये सभी संख्याएं जो है आधार कहलाती हैं। उपाधार से क्या तात्पर्य है? तो उपाधार यानी 10 के गुणज वाली संख्याएं, जैसे कि 20, 30, 40, इसके आगे जाएंगे तो 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो आधार हो गई। इसके बाद फिर 110, 120, 130, ये सभी जो हैं ये उपाधार कहलाती हैं। इनके बाद जो जिस की ज़रूरत पड़ेगी इस विधि का उपयोग करने के लिए, तो वो होता है विचलन। तो विचलन ज्ञात करते हैं हम संख्या में से आधार को घटाकर विचलन ज्ञात करते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान के चलिए ये हो गया 13। तो 13 का विचलन क्या होगा? तो इसको ज्ञात करने के पहले इसका आधार का चयन करना होगा। तो आधार जैसे होता है 10, 100, 1000। तो इन सब में से, और आगे आते जाते इन सब में से ये बताइए मुझे कि 13 के समीप कौन सी संख्या होगी। आधार में 10 है, 100 है और 1000 है। तो इसके पास की संख्या कौन होगी? 13 के पास कौन होगा सबसे ज़्यादा? तो 13 के समीप आ जाता है 10, क्योंकि 10 के बाद तो 11, 12, फिर तो 13 ही आ गया। अगर 100 की बात करते हैं तो कितनी सारी संख्याएं हो जाती है 13 और 100 के बीच में, तो ये तो बहुत दूर है ना। तो 10 इसका आधार है। और संख्या में से अगर आधार को घटा देते हैं, 13 में से 10 यदि घटा दिए तो ये आ गया 3। अच्छा, इसके बाद अगर मुझे ज्ञात करना है 99 का विचलन क्या होगा। 99 का विचलन क्या होगा? तो इसके लिए फिर से आप आधार का चयन कीजिए। तो आधार अगर हम देखते हैं 99 का, तो 10 तो बहुत दूर है 99 से। तो 10 के समीप वाला कौन सा आधार हो सकता है? हाँ, 10 के समीप हो जाएगा 100। तो 10 के समीप है 100। तो संख्या में से आधार को घटाना है, यानी 99 में से 100 को घटाना है। तो 99 में से 100 यदि घट गया तो बचा हमारा ऋण 1, है ना। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे सभी भैया बहन, कि आधार में जितने शून्य होते हैं विचलन में उतने ही अंक होने चाहिए, है। ठीक है, जैसे कि 100 में 2 शून्य होते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पे जो 1 है, ऋण 1 है, ऋण 1 को हम लिखेंगे ऋण 0,1। तो 99 का विचलन हो जाता है ऋण 0,1। अच्छा, ऐसे ही अगर मुझे ज्ञात करना है 16 का विचलन क्या होता है, तो 16 का विचलन, तो 16 का आधार क्या हो जाएगा? तो 16 के करीब है 10, तो आधार हो गया इसका 10। विचलन ज्ञात करना है, 16 में से 10 घटा दिए तो ये आ गया 6। तो 10 में एक ही शून्य, तो यहाँ पे एक ही अंक। ठीक है, चलिए कुछ और विचलन ज्ञात करते हैं, कुछ और संख्याओं का। अगर आपको ज्ञात करना है 105, 105 का विचलन क्या होगा बताइए। हाँ, तो देखिए, ये जितने भी आधार हैं इनमें से 105 के समीप वाला जो आधार हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। तो विचलन कैसे ज्ञात करेंगे? संख्या में से आधार को
घटा करके। तो संख्या है 105, आधार है 100, तो 105 में यदि 100 घट गया तो बच गया कितना, 5, है ना, 5 बच गया। लेकिन फिर वही बात कि आधार में तो 2 शून्य है ना, तो यहाँ पर भी 2 अंक होने चाहिए। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। इसका मान नहीं बदलता है, 5 और 0.5 ये एक ही है। तो इसका विचलन हो जाएगा 0.5। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए 113 का विचलन क्या होगा, तो 113 के पास की जो आधार है वो हो जाएगी 100, है ना। आधार इसमें 100 ले लेंगे, 113 में से 100 को घटा देंगे तो आधार आ जाती है 13। तो यहाँ पे आधार में 2 शून्य, यहाँ भी 2 अंक, तो हमें और भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो 113 का जो विचलन हो जाएगा वो हो जाएगा 13। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये विचलन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसका आप सीख गए होंगे। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं कि इसका किस प्रकार से इस विधि का उपयोग करेंगे। तो देखिए, वैदिक गणित जो विधि है, इसमें जब भी हम उत्तर निकालते हैं तो उत्तर का 2 भाग में हम उत्तर को निकालते हैं। निखलम विधि में उत्तर का जो दायां भाग आएगा वो आएगा विचलनों का गुणनफल। तो जितने भी 2 संख्याएं रहेंगी उन दोनों संख्याओं का विचलन निकलेगा, और उन सभी विचलनों का यदि हम गुणनफल कर देते हैं तो दायां भाग हमें निकल जाएगा। इसमें ध्यान रहेंगे कि हम इसमें चिन्ह को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि विचलन जो होता है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आ सकता है, तो चिन्ह का जरूर यहाँ पर ध्यान हम रखेंगे। उत्तर का बायां भाग कैसे निकलेगा, तो उत्तर का बायां भाग निकालने की 2 विधि है। या तो आप प्रथम संख्या धन दूसरी संख्या का विचलन कर दीजिए, या फिर दूसरी संख्या में पहली संख्या का विचलन जोड़ दीजिए। दोनों ही तरीक़ों से जो है उत्तर का बायां भाग निकल सकता है। एक प्रश्न के द्वारा हम देखेंगे। तो पहली जो स्थिति आती है, जब संख्याओं के विचलन धनात्मक हो, है ना। तो स्थिति 1, जब संख्याओं के विचलन धनात्मक हो, तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए, हमारे पास पहली जो संख्या है वो है 12 और दूसरी जो संख्या है वो है 14। इन दोनों संख्याओं का आधार सेम होता है ना, तभी हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। दोनों संख्याओं का आधार सेम होना चाहिए। जैसे 12 और 14 में आधार क्या होना चाहिए, क्या लेंगे आधार इसमें, हाँ बिल्कुल सही। इसमें जो है आधार हम देखेंगे 12 और 14 के पास का जो आधार का है वो तो 10 है ना। विचलन कैसे निकालेंगे, 12 में से 10 को घटा देंगे, तो 12 में से 10 घट गया तो बचा 2। आप इसे धन 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि धनात्मक है ना, तो 2 या फिर धन 2। 14 में से 10 अगर आधार है ना, 14 का भी आधार 10 ही है, तो 14 में से 10 यदि घट गया तो ये विचलन आ गया 14 का 4। ठीक है, तो अब देखिए इसमें उत्तर का जो दायां भाग है, उत्तर का दायां भाग वो हमने देखा विचलनों का गुणनफल होता है। तो उत्तर का दायां भाग निकलेगा, विचलन कौन कौन से हैं, तो विचलन है 2, धन 2 और धन 4। तो 2 और 4 का जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाता है 8, धनात्मक 8। तो 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल भी धनात्मक होता है ना। तो उत्तर का दायां भाग आ गया धन 8। अच्छा, इसके बाद उत्तर का बायां भाग किस प्रकार से निकलेगा, तो उत्तर का बायां भाग निकालने की 2 विधि है ना। पहली विधि क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का विचलन को जब हम जोड़ देते हैं तो उत्तर का बायां भाग निकल जाता है। तो संख्या जैसे है 12 और धन 4, अगर इसको हम जोड़ देते हैं 12 और 4 को, तो 12 धन 4, तो 12 और 4 जुड़ के हो गया 16। तो उत्तर का बायां भाग क्या आ गया,
16 आ गया। अच्छा, इसी को अगर हम इस विधि से देखें तो 12 और 14, यहाँ पे धन 2, यहाँ पे धन 4, उत्तर 2 भागों में बटेगा। ये हो गया 8 और ये हो गया 16। तो 12 और 14 का जब गुना करते हैं तो उत्तर कितना आ गया? ये आ गया 168। फिर कुछ उदाहरण हम अभी और बनाते हैं। जैसे हमें गुना करना होगा 11 गुना 13, है ना। तो देखिए 11 है तो 11 का विचलन हो जाएगा धन 1, 13 है तो 13 का विचलन हो जाएगा धन 3, है ना। यहाँ पे आधार क्या होगा? आधार, तो इस प्रश्न के लिए आधार जो है वो 10 है ना। अच्छा, इसके बाद उत्तर का 2 भागों में बटेगा। उत्तर का बायां भाग किस प्रकार से निकलेगा? उत्तर का बायां भाग, तो पहले निकालेंगे दायां भाग, पहले दायां भाग निकालेंगे फिर बायां भाग निकालेंगे। तो उत्तर का जो दायां भाग निकलता है वो विचलनों का गुणनफल होता है। तो विचलन यहाँ पर 1 और 3 है, तो इन दोनों का गुना अगर कर देते हैं 1 गुना 3 तो ये आ जाता है 3। तो इसका जो दायां भाग निकला वो निकल गया 3। अच्छा, बायां भाग किस प्रकार से निकलेगा? तो बायां भाग निकलेगा इसके पहली संख्या और दूसरी संख्या का विचलन, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो निकल जाएगा। तो इसका 11 और धन 3, तो ये आ जाएगा 14। तो ये उत्तर का बायां भाग निकल गया 14, है ना। तो उत्तर क्या आया? तो 11 गुना 14 जो करने से ये आ गया 100। देखिए इसको दो विधि, एक तो आप सीधा सीधा इसको लिख दीजिए 1 4 और उसके बाद इधर 3 है तो 3, 143 ये आ जाता है ना। किंतु अगर आप इसे इस प्रकार से लिखें 140, क्योंकि ये जो भी जितना भी अंक था दायां भाग का उसे हमने शून्य मान लिया, और जो 3 था उसको अगर यहाँ पे हम जोड़ देते हैं तब भी आ जाएगा 143। इस विधि के द्वारा भी आप कर सकते हैं। बाएं भाग को लिखने के बाद आप शून्य लगा दीजिए, दाएं भाग का शून्य लगा दीजिए और उसको आप जोड़ दीजिए तो भी आ जाएगा 143। ये विधि आपको तब काम आएगी जब इधर ऋणात्मक वाला भी कई बार आ जाता है। ये आप देखेंगे अगले इसमें। चलिए एक प्रश्न और बनाते हैं। हमें यदि करना है 105 गुना 103, ठीक है। तो इसमें आधार क्या लिखेगा बताइए? इस प्रश्न का आधार हो जाएगा 100, है ना। 100 के समीप है दोनों संख्याएं, तो इसका आधार हो जाएगा 100। अच्छा, इसका अब विचलन निकाल लेते हैं। तो 105 का विचलन आ जाएगा धन 5, 105 में 100 घटाएंगे धन 5, और 103 है तो इसका विचलन निकल जाएगा धन 3। तो अभी भी आप देखेंगे तो दोनों विचलन जो है अभी धनात्मक है। तो चलिए इसमें उत्तर का बायां भाग और दायां भाग निकालते हैं। तो उत्तर का जो बायां भाग है, पहले हम दायां निकालते हैं उसके बाद बायां। पर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैंने विचलन में यहाँ पे एक ही अंक लिखा, जबकि आधार में कितने शून्य हैं? आधार में 2 शून्य है। तो इस वजह से मुझे विचलन में भी कितने अंक करने होंगे? हाँ, 2 करने होंगे। तो इसको हम पीछे ले जाते हैं और ये
5 को लिखेंगे 0.5 और 103 को लिखेंगे 0.3 और इसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो विचलन में अब यहाँ पे 2 अंक आने वाले हैं। तो उत्तर का पहले निकलेगा दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग यानी विचलनों का गुणनफल, उत्तर का दायां भाग यानी विचलनों का गुणनफल यानी कि 5 गुना 3 और 5 3 आ गए 15। तो ये उत्तर का दायां भाग निकल गया। जो बायां भाग है वो किस प्रकार से निकलेगा? बायां भाग निकलेगा, देखो 2 तरीका है ना बायां भाग निकलने का, या तो आप पहला संख्या और दूसरी संख्या का विचलन इसको आप जोड़ दीजिए, या फिर दूसरी संख्या और पहली संख्या का विचलन जोड़ दीजिए, उत्तर उतना ही आएगा। तो 105 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 108, है ना, या फिर 103 में 5 जोड़ेंगे तब भी 108 आ जाएगा। तो देखिए बड़ी आसानी से अब आप उत्तर निकाल सकते हैं। तो उत्तर क्या हो गया? 105 गुना 103, ये कितना हो जाएगा? बायां भाग जो है वो 108 है, दाएं भाग को हम क्या करते हैं अभी 0 0 मान लेते हैं और उसके बाद इसको नीचे में क्योंकि धनात्मक अंक आया है तो हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 108 और 15। तो देखिए ये जो है पूरी संख्या बन गई 10,815। तो 105 गुना 103 आ जाएगा 10,815। तो इस प्रकार से स्थिति 1 जब दोनों विचलन जो है धनात्मक है तो इसकी किस प्रकार से हम हल करेंगे ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो अगली आपका फिर स्थिति 2 हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।